नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आगे पर्यावरण विज्ञान को कवर करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय और जो इसके अतिरिक्त अन्य पहलू थे उनको कवर किया है। अगली श्रृंखला में आर्थिकी शुरू कर देना चाहिए, लेकिन आर्थिकी में आप लोगों ने बजट को घटनासार से कवर कर लिया है और पर्यावरण का सेक्शन छिटपुट तौर पर अलग अलग भागों में आपने पढ़ा है। एक जगह कहीं पर भी इसको संकलित करके अभी तक आपने नहीं देखा है, इसलिए हमने पर्यावरण को यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के तौर पर चुना है। दूसरी बात कि अभी हमने 2 दिन पहले आर्थिकी का एक वन लाइनर वीडियो आप लोगों को दिया है। इसके माध्यम से आपने आर्थिकी के क्षेत्र में जो भी अभी करंट में गतिविधियां हुई हैं उसको आपने कवर कर लिया है। जिन लोगों ने अभी उसको कवर नहीं किया है वो निश्चित तौर पर उसको कवर कर लें। तो ये बात थी पर्यावरण को आज लेने की। और वर्तमान समय में भारत और विश्व में पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इस सेक्शन से निश्चित तौर पर प्रश्न आपको दिखेंगे और जब आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखकर ये खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है सर, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला टॉपिक है देश का पहला सीविड पार्क। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये सीविड क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो सीविड है ये लाल, हरे या भूरे रंग का ये समुद्री शैवाल होता है, ठीक है। और देश का पहला सीविड पार्क खोला गया कहां पर? तो देश का पहला सीविड पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? तो मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री के द्वारा। और कब की गई? तो 16 अप्रैल 2022 को। दूसरी बात कि ये जो पार्क है इसकी स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में देश का पहला सीविड पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरी बात कि इस सीविड पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको आप SEZ के नाम से जानते हैं, इसका भी दर्जा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात को आपको सीविड के तौर पर जानना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि सीविड की कई सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो खाने योग्य भी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन तटस्थ कृषि। यहां देखिए कार्बन के साथ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, तटस्थ। अब पहले ये समझ लीजिए कि तटस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है। तटस्थ का अर्थ होता है स्थिर रहना, यानी ना हम पक्ष में हैं और ना हम विरोध में हैं, ठीक। अब यहाँ कार्बन को तटस्थ कैसे करना है? तो कार्बन का मतलब है कि इसको एक निश्चित पैमाने पर स्थिर रखना है, ठीक है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जब विवाद चल रहा था तो आपने समाचार पत्रों या मैगजीन में पढ़ा होगा कि भारत की स्थिति तटस्थ थी, यानी भारत न तो रूस के फेवर में खुल के था और न ही यूक्रेन के विरोध में था। भारत का यह मानना था कि युद्ध किसी भी समाधान का परिणाम नहीं हो सकता है। समाधान अगर निकालना है किसी भी समस्या का तो आपको समझौता करना होगा, वार्ता करनी होगी, तभी समाधान निकलेगा। यानी भारत की भूमिका तटस्थ थी। अब आप तटस्थ का मतलब समझ गए होंगे। अब आइए जरा कार्बन तटस्थ कृषि के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना, यही कार्बन तटस्थ कृषि का तात्पर्य है। देखिए यहां पर भी एक संतुलन की बात आई ना, ठीक। अब आपको रिलेट कर रहे होंगे। और यह संतुलन क्यों स्टैब्लिश किया जाएगा? क्योंकि निवल शून्य की स्थिति को स्टैब्लिश करना है। दूसरी बात कि कार्बन तटस्थ कृषि की ये चर्चा क्यों सामने आ गई, अचानक ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? तो केरल सरकार ने 2022-23 में अपने बजट के दौरान कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया और केरल भारत का यह पहला राज्य होगा जो ऐसा निर्णय लिया और उसने अपने बजट में इसके लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। दूसरी बात कि भारत में यदि हम कुल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान देखें तो कितने प्रतिशत है? 15% है, याद रखिएगा। और एक फैक्ट और यहां पर इंक्लूड कर दें तो यह चर्चा कंप्लीट हो जाएगी कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका जवाब होगा 2070 तक, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022। अब ये पहली बात है कि ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 94 गीगावाट, और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 93.6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। ये कब स्थापित की गई? ये वर्ष 2021 में स्थापित की गई, ठीक। और आगे पॉइंट में कह रहा है कि वृद्धि की अगर दृष्टि से देखें तो 2020 के बाद ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा। यानी कि 2020 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, उसकी क्षमता के क्षेत्र में, और उसके बाद 2021 में लगभग 94 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता हुई। तो फिर प्रश्न उठता है कि 2020 में पवन ऊर्जा की क्षमता में कितने गीगावाट की स्थापित हुई थी क्षमता? तो आपका जवाब होगा 95.3 गीगावाट, ठीक है। यानी 2020 में 95.3 गीगावाट और 2021 में
93.6 गीगावाट पवन ऊर्जा स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, क्लियर कट हो गया होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये वृद्धि जो है ये 2020 में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता, यहां देखिए मेंशन कर दिया, 15.3 गीगावाट से 1.8% कम है। यानी अभी आपने पढ़ा ना कि ये दूसरा 2020 के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ वृद्धि देखी गई 2021 में, तो वही कह रहा है कि जो 95.3 गीगावाट से कम होकर 93.6 गीगावाट रहा 2021 में, ये कमी कितने प्रतिशत की है? तो 1.8% की। निश्चित तौर पर क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, कह रहा है कि इस 93.6 गीगावाट की क्षमता जो कि 2021 में वैश्विक स्तर पर स्थापित की गई, इसमें सर्वाधिक योगदान किन किन देशों का है? तो नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे ब्राजील है। इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर हम अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो 2021 में 2020 की तुलना में 3 गुने की वृद्धि हुई। किस क्षेत्र में? अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। और कितने गीगावाट 2021 में स्टैब्लिश की गई अपतटीय पवन ऊर्जा? तो आपका जवाब होगा 21.1 गीगावाट स्थापित की गई। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 837 गीगावाट है। और इस प्रकार सर्वाधिक हिस्सेदारी के क्रम को अगर देखा जाए तो कुल स्टैब्लिशमेंट जो पवन ऊर्जा की है क्षमता, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की और अमेरिका की है। ठीक है, और अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के संदर्भ में बात करें, अब तक आप वैश्विक लेवल को देख रहे थे, अब केवल पर्टिकुलर भारत की बात करें तो 2021 में 1.4 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई। वहीं 2020 में 1.1 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई। यानी भारत के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि 2020 की तुलना में 2021 में 0.3 गीगावाट अधिक ऊर्जा पवन ऊर्जा स्थापित की गई। क्लियर है? अगला देखिए, अब ये कह रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक डेटा दिया और उस डेटा के अनुसार भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हो जहां पे पर्यावरण पूछा जाता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मार्च 2021 में तक भारत में कुल स्थापित जो पवन ऊर्जा क्षमता थी वो कितना है? 39.25 गीगावाट। ठीक है, इन फैक्ट को याद रख लीजिएगा। अगला है पारे पर मिनीमाता अभिसमय COP4। देखिए ये भी प्रश्न ट्रेडिशनल प्रश्न है। अब देखिए इसमें कुछ करंट का मूवमेंट आ गया। अब देखा जाए क्या मूवमेंट है। पहली बात कि पारे पर जो मिनीमाता अभिसमय ये COP4 है, ये चौथी बैठक थी और ये चौथी बैठक 2 खंड में स्टैब्लिश हुई। कहाँ कहाँ? पहले खंड में 1 नवंबर से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से हुई और वहीं इसका जो दूसरा खंड था, इसका आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के बीच बाली इंडोनेशिया में हुआ और इसके बाद एक बाली घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि जो ये बाली में घोषणा पत्र जारी हुआ है, बाली घोषणा पत्र, ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, क्या है? गैर बाध्यकारी है। ठीक है, और एक बात और ये समझ लीजिए कि ये जो मिनीमाता अभिसमय है, इसके पक्षकारों ने वैश्विक स्तर पे हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार को निपटने का भी आह्वान किया। और अगर हम बात करें कि पारे पर जो मिनीमाता का अभिसमय है ये किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, तो आपका जवाब होगा 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी बाध्यकारी संधि थी। याद रखिएगा, जो 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ पारे पर मिनीमाता अभिसमय, ये विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी। और वहीं अभी आपने देखा कि जो बाली घोषणा पत्र है ये बाध्यकारी नहीं है। ये दोनों बातों को आपको कोरिलेट कर लेना होगा यहाँ पर। दूसरी बात कि जापान नगर में एक मिनीमाता है जगह, वहां पर 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का केंद्र बना हुआ था और मिनीमाता रोग पारे की एक गंभीर विषाक्त के कारण किसको प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी को ला देता है। यानी आपका एक ट्रेडिशनल पार्ट कंप्लीट हुआ क्या कि मिनीमाता रोग किसके कारण? पारे के कारण। और किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और कब के दशक में? तो 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का केंद्र बना था। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें इस अभिसमय के हस्ताक्षर के लिए, तो भारत ने 2014 में इस मिनीमाता के लिए जो अभिसमय है इस पर हस्ताक्षर किए थे 2014 में। ठीक है, और 2018 में इसकी पुष्टि की और इस समय अभिसमय पर 2017 में इसको लागू किया था। ठीक है, तो भारत का भी इसमें पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 है, ये पहली बात तो किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका सीधा जवाब होगा वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा। ये कहां पर स्थित है कंपनी भाई? तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड में।
और ये रिपोर्ट कब आई? तो 22 मार्च 2022 को आई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में 117 देशों के PM 2.5 के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट। एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार जो वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता है, जिसको आप देख रहे हैं कि माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब की दृष्टि से 3 देश हैं। कौन कौन है जो औसत पे हैं, शीर्ष पे हैं? तो वो है बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान। ठीक है, और इस दृष्टि में भारत PM 2.5 में इसकी सांद्रता कितनी है? तो 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, और इस हिसाब से इसका स्थान विश्व में कितना है? 5वां है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली बन गई है। इसका PM 2.5 सांद्रता कितनी है? 85 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। अगली बात कह रहा है कि अगर आप दक्षिण एशिया में 15 सबसे प्रदूषित शहरों में देखेंगे तो भारत के 11 शहर शामिल हैं इसमें। दूसरी बात कि भारत का कोई भी शहर WHO की गुणवत्ता की दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्टित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, यह भी बात याद रखेंगे। अगला है भारत की आर्कटिक नीति। ये भारत की आर्कटिक नीति क्या है भाई? पहली बात तो ये जो आर्कटिक है ना, ये समझ लीजिए, ये जो आर्कटिक है, ये आर्कटिक वृत्त के ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनको ये संदर्भित करता है। ठीक है, ये जो भारत की आर्कटिक नीति है, ये 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई और इसका शीर्षक क्या था? भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। ठीक है, और फिर पूछा जाए कि भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब होगा कि संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरी बात कि जो आर्कटिक नीति है उसमें 6 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 6। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से 6 स्तंभ हैं। तो इसमें विज्ञान एवं अनुसंधान, जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, चौथा है परिवहन और कनेक्टिविटी, 5वां है गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और 6वां है राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। यानी इन 6 स्तंभों के आधार पर भारत ने आर्कटिक नीति 17 मार्च 2022 को जारी की। और एक बात और याद रखिएगा, अभी हमने आपको बता दिया कि आर्कटिक जो है ये आर्कटिक वृत्त के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करता है। आगे देखिए, आगे बता रहा है कि 8 आर्कटिक देश कौन कौन से हैं? तो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात भारत के संदर्भ में देखिए, भारत ने 1920 में पेरिस में जो स्वालबार्ड की संधि हुई, इस स्वालबार्ड की संधि में आर्कटिक के साथ जुड़ाव के लिए हस्ताक्षर किए। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा कि भारत ने 2007 में आर्कटिक हेतु पहला वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया था और 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हेमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया था। याद रखिएगा इस बात को। इसको अगर मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि 1920 में जो पेरिस में स्वालबार्ड की संधि पर भारत ने आर्कटिक के साथ जुड़ाव पर हस्ताक्षर किए, वहीं 2007 में आर्कटिक हेतु पहला वैज्ञानिक अभियान किया और 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में अपना एक अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है हेमाद्री, उसको राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, अगला देखिए, बता रहा है कि 2014 में एक वेधशाला की तैनाती हुई। कहां पर? तो याद रखिएगा, कांग्स जार्डेन्स में इंड आर्क नामक एक भारत की प्रथम बहु सेंसर मोल्ड वेधशाला की स्थापना की गई। कब? 2014 में। कहां पर? कांग्स जार्डेन में इंड आर्क नामक भारत की बहु सेंसर मोल्ड वेधशाला। वही 2016 में भारत की सुदूर उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर हुई? तो आपका जवाब होगा ग्रुव डेट में। ग्रुव डेट में हुई। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है डीप ओशन मिशन। ये जो डीप ओशन मिशन है ये 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया, जिसको आप DOM के नाम से जानते हैं। और ये अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध लागू किया जाएगा। अब याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीप ओशन मिशन का संबंध किस मंत्रालय से? तो आपका जवाब होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। और अगर पूछे कि इस अभियान की अवधि कब से कब तक है, तो आपका जवाब होगा 2021 से 2026, यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए। और अगर पूछा जाए कि इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी है, तो आपका जवाब होगा 4077 करोड़ रुपए। और याद रखिएगा, जो इसका पहला चरण है वो 3 वर्ष का है, 2021 से 24 का। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर कट याद रखनी होंगी। और डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्री और बहुविषयक संबंधित कार्यक्रम है और ये केंद्र क्षेत्रीय कार्यक्रम है। ठीक है,
और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो डीप मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने वाले एक मानव पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश में ही ऐसी प्रौद्योगिकी आ पाई है। किस किस जगह आई है? अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन में। ठीक है। और अगर हम हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई में देखें तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी इस डीप ओशन मिशन के तहत, ये डिसाइड हुआ। और डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का लक्ष्य कितने बिलियन डॉलर ब्लू इकोनॉमी का है, तो $100 बिलियन का। ठीक है, आगे देखिए। और डीप ओशन मिशन भारत में इसरो के सहयोग से संचालित होगा। और वहीं पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है। नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दिवस विज्ञान का दशक कब घोषित किया गया, तो 2021 से लेकर 30 तक। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार ने विजन न्यू इंडिया 2030 में ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला OECM स्थल होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा कि ये OECM क्या है, तो OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, दूसरी बात कि यदि हम बात करें अरावली जैव विविधता पार्क की, जिसे भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है, तो ये 2 फरवरी 2022 को जब विश्व आर्द्रता भूमि दिवस था, उस दिन गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। अब यहां पर चर्चा आ गई विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब अगर यहां पर एक फैक्ट और इंक्लूड कर दूं तो ये चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। क्या? कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी 2022 को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो नोट कर लीजिएगा, इसकी थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। और दूसरी बात कि ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है, ये कहां पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। और दूसरी बात कि ये दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो आपका जवाब होगा IUCN के द्वारा प्रदान किया गया। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि गुरुग्राम में ये जो 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन सिटी यानी कि सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, दूसरी बात कि ये पार्क गुरुग्राम नगर निगम और IM गुड़गांव के एक संयुक्त पहल के द्वारा शुरू किया गया। और एक बात और याद रखिएगा इसमें कि अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने 2031 तक अरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिकी बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता किया। यह भी बात आपको याद रखनी होगी कि समझौता किसके साथ हुआ। ठीक है, आगे देखिए OECM के बारे में दिया है, इसको अभी हमने आपसे चर्चा कर लिया। अब एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है जिसको आपको देखना होगा कि नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि CBD के पक्षकारों ने 14वें सम्मेलन में OECM पर कुछ परिभाषा को अंगीकृत किया था। क्या है OECM की परिभाषा? कह रहा है कि संरक्षित क्षेत्र यानी जो प्रोटेक्टेड एरिया है से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो कि जैव विविधता के यथा स्थान का मतलब इन सीटू यानी जहां पर वो प्राकृतिक तौर पर उनका आवास है वहीं पर उनका संरक्षण भी प्रदान किया जाए, इसको हम लोग इन सीटू कहते हैं। यानी कह रहा है कि जैव विविधता के यथा स्थान संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों में से शासित और प्रतिबंधित है। क्या? OECM। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। और OECM का फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया था कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नए भारतीय रामसर स्थल 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस के अवसर पर 2 नए आर्द्र भूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया। अब बात उठती है कि ये भारत के 2 नए रामसर स्थल कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। एक है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इन दो को नई आर्द्र भूमि, इन भारत की ये जो 2 नई आर्द्र भूमि है, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में इसको शामिल किया गया। एक बात याद रखिएगा कि भारत इस प्रकार रामसर स्थलों में कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 49 हो गई। यानी भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई अब? 49।
जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। और दूसरी बात कि अगर इस 49 के क्षेत्रफल को आप देखेंगे तो 10,93,636 हेक्टेयर में है। अब आ जाइए इस वन्यजीव अभ्यारण्य की थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। यदि हम बात करें खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो याद रखिएगा ये जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है, तो गुजरात के जामनगर जिले में है और ये अभ्यारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, कि ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। अब ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। और दूसरी बात याद रखिएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है ये। और इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई है। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात याद रखिएगा कि 8 दिसंबर 2021 को एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत की हैदरपुर आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि 2 फरवरी 2022 को जो 2 नई आर्द्रभूमि को शामिल किया गया, जिसका नाम अभी आपने पढ़ा खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में जामनगर में, और दूसरा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, उसके पहले 8 दिसंबर 2021 को एक नया भारत का आर्द्रभूमि स्थल सूची में शामिल हुआ, उसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल। और ये जो हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल है ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। और दूसरी बात ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर में जिले में स्थित है। अब ये मानव निर्मित का मतलब क्या हुआ, मानव ने कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे ये आर्द्रभूमि स्थल डेवलप हुआ। तो जो मध्य गंगा बैराज का निर्माण हुआ 1984 में, उसके कारण हैदरपुर आर्द्रभूमि डेवलप हुआ। और याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1921 को भारत की 4 नई आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के तौर पर निर्दिष्ट किया गया। यानी सब अभी करंट में 2 फरवरी 2022, उसके पहले जो शामिल किया गया था वो 8 दिसंबर 2021 को हैदरपुर, और उसके पहले 14 अगस्त 2021 को 4 नई आर्द्रभूमि को शामिल किया गया था। आइए जरा उनके भी नाम को देख लें। ये जो 4 आर्द्रभूमि 14 अगस्त 2021 को आई, ठीक है, इसमें गुजरात में 2 थी। एक थी बधवाना आर्द्रभूमि और दूसरी थी थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं हैदराबाद में 2 थी, एक थी भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, इसको कभी भी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अटैच मत करिएगा। मैंने इससे रिलेटेड कम्युनिटी बॉक्स में एक प्रश्न भी पूछा था और जिसमें ज्यादातर लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो गए थे। तो उस दिन भी मैंने कमेंट बॉक्स में कंफ्यूजन दूर की थी और आज मैं फिर इसको कोरिलेट करके दूर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए इसमें जो गुजरात में बधवाना आर्द्रभूमि है ये गुजरात के बड़ोदरा में है। दूसरी बात कि ये भी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1909 से 1910 में उस समय बड़ोदरा राज्य के जो शासक थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगर वहीं पर हम गुजरात की थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और जो थोल है झील ये भी मानव निर्मित उथले जल की झील है। दूसरी बात कि इसे मूलतः 2012 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित किया गया था और 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। किसको? थोल झील को। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पढ़ा था आपने? हरियाणा में, और हरियाणा की ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। और किस जिले में है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आपका जवाब होगा झज्जर जिले में। इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, इसको 1-2 बार बैक करके थोड़ा 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपके दिमाग में एक पूरा सीक्वेंस बैठ जाएगा। क्या कि 14 अगस्त 2021 को 4 आर्द्रभूमि, ठीक, फिर उसके बाद आप 8 दिसंबर 2021 को हैदरपुर आर्द्रभूमि, उसके बाद 2 फरवरी 2022 को 2 नई आर्द्रभूमि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस तरह एक सीरियल याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, बस एक समझने की दृष्टिकोण से करिए। अगला चलिए, अगला दिया है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया। अब आपके दिमाग में होगा भाई ये TX2 अवार्ड क्या है? तो TX2 अवार्ड जो है ये बाघ संरक्षण अवार्ड में कई सारे संगठन और कार्यक्रम मिलकर इसको देते हैं। ठीक है, और इस बार किसको मिला? तो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड मिला और इसकी अधिसूचना 25 जनवरी 2022 को भारत को सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य देने की किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये TX2 के द्वारा। और ये TX2 जो पूरा अवार्ड देने वाला है इसमें कई सारे संगठन हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। अब यहां पर समझिए कि सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। इतनी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट दिया है कि इसके अतिरिक्त नेपाल का वर्दिया नेशनल पार्क उसे भी TX2 अवार्ड 2021 में दिया गया। ठीक, यानी दोनों बातें याद रखेंगे। पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वर्दिया नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप सीधे नेपाल टिक करेंगे। इसको कौन सा अवार्ड मिला?
तो TX2 अवार्ड स्थलों को, यानी इन दोनों स्थल का मतलब सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु और वर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को जो TX2 अवार्ड 2021 दिया गया, ये 2010 की तुलना में बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 दिया गया। ये खाटा वन संरक्षण क्षेत्र कहां पर है? तो नेपाल में। कौन सा अवार्ड पाया? तो बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021। अगला देखिए, देखिए आगे बता रहा है कि सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य कहां पर है? तो तमिलनाडु के ईरोड जिले में, और इसे 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह अभयारण्य नीलगिरी जैवमंडल भू दृश्य का अंग है और जो कि विश्व में बाघों का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि 2011 में इस बाघ अभयारण्य में मात्र 25 बाघ थे और वर्तमान में इस बाघों की संख्या इस अभयारण्य में बढ़कर 80 तक पहुंच गई है। ठीक है, आगे देखिए TX2 अवार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। TX2 अवार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि TX2 अवार्ड जो है बाघ संरक्षण अवार्ड है और इसमें कई सारे संगठन और कार्यक्रम भागीदार हैं। जैसे केवल नाम सुन लीजिए इसमें, जैसे CA और TS यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स, दूसरा है फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, तीसरा है ग्लोबल टाइगर फोरम और चौथा है IUCN एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम, पांचवा है पैंथेरा, छठवां है UNDP लॉयंस शेयर और सातवां है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी और आठवां है WWF की टाइगर्स अलाइव पहल। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। इसको मैं आज के इस सेशन में नहीं कम करूंगा। उसके पीछे का कारण यह है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट आप लोगों ने घटनासार में कवर कर लिया है। इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के साथ मैं उत्तर प्रदेश के भी जो इससे रिलेटेड आंकड़े हैं उसको एक में करके एक वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। इससे लाभ क्या होगा कि आपको एक ही जगह भारत में वन स्थिति रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो एक जगह मिल जाएगी और परीक्षा में आपको लाभदायक होगी। और अगर मैं यहां पर कोरिलेट कर दूंगा उसको तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला टॉपिक है काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य। अब ये देखिए काजू वैली जो है ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है। ये दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, और दूसरी बात कि ये किस विभाग द्वारा? तो तमिलनाडु के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई। और इस घोषणा को ताकत किसने दी, मतलब ये किस आधार पर हुई? तो याद रखिएगा ये अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत। अब देखिए एक और फैक्ट आपको यहां से निकल गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया तो आपका जवाब होगा 1972 में। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल फैक्ट था जो करंट से ही आपने निकाल लिया। यानी कि इस अधिनियम ने तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग को यह अधिकार दिया कि वो काजू वैली आर्द्रभूमि को एज ए 16वें पक्षी अभयारण्य घोषित कर दे। अगला पॉइंट है कि ये जो काजू वैली आर्द्रभूमि है ये तमिलनाडु के किस जिले में है? तो आपका जवाब होगा विल्लुपुरम जिले में। ठीक है, दूसरी बात है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है जो कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित तौर पर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो काजू वैली आर्द्रभूमि है ये पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बात भी याद रखिएगा। और दूसरी बात कि ये जो काजू वैली आर्द्रभूमि है यहाँ पर काली पूंछ वाले चंचुकी, यूरेशियन करल्यू, सफेद सारस जैसे मध्य और साइबेरिया जैसे ठंडे और उप आर्कटिक क्षेत्र से जो प्रवासी पक्षी हैं वो अपने आहार स्थल के तौर पर इसको चुनते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। ये जो नया वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश है ये WHO द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया? तो 22 सितंबर 2021 को। और इस दिशा निर्देश के तहत जो 6 प्रमुख वायु प्रदूषक हैं जैसे ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई इस नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि और ये क्यों ऐसा किया गया? ये मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये नए वायु गुणवत्ता मानक की सिफारिश भी करते हैं। अगर हम WHO के नए मानक स्तर को देखें तो इसमें आप सबको ना देखें, मतलब मैं आपके सामने दे दिया है लेकिन मैं इसमें 2 को आपको मेंशन करूंगा, एक PM 2.5 और PM 10 को। ये जो PM 2.5 का वार्षिक औसत है
जो WHO के मानक के अनुसार है वो है 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और वहीं अगर PM10 का वार्षिक औसत देखें तो 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इन दो को तो आप मिनिमम याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम भारत में वायु गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए देखें तो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक यानी जिसको आप NAAQS कहते हैं, ये निर्धारित किया गया। ये भी बात याद रखिएगा भारत के संदर्भ में। आगे देखिए, स्मॉग टावर 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, अब देखिए यहां से पहले एक, यहीं रोक लीजिए, यहां से पहले एक प्रश्न निकाला गया। अगर इंडिविजुअल पूछ दिया जाए कि नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आपका जवाब होगा 7 सितंबर 2021 को। अब इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर स्टैब्लिश किया। याद होना चाहिए आपको ये। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपने अभी पढ़ा कि नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2021 को मनाया गया, तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। और अगर हम बात करें कि आनंद विहार में जो ये स्मॉग टावर लगा है, ये 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर है और किस प्रकार का है, तो डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है। याद रखिएगा, एक बार पेपर में पूछा गया स्मॉग टावर से संबंधित कि ये स्वच्छ हवा किधर से देता है, तो यही डाउन ड्राफ्ट ही प्रकार था। जिसने इस तरह से क्लियर कट पढ़ा होगा उसने निश्चित तौर पर जवाब दिया होगा, ठीक है। और एक बात मैं महसूस कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से कि आपने इतना पढ़ा अब तक, आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये नहीं लग रहा होगा कि ये पर्यावरण एक बोरिंग जैसे, एक इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि ताकि आप फैक्ट भी समझ सकें और उसको एक व्यवहारिक तरीके से पर्यावरण या किसी भी विषय को समझा जा सके। तो आइए समझते हैं कि ये डाउन ड्राफ्ट क्या है। तो प्रदूषण, जो प्रदूषित हवा है, इसको टावर ऊपरी भाग से प्रवेश कराएगा और नीचे वाले भाग से साफ हवा बाहर जाएगी। क्योंकि निचले भाग से साफ हवा बाहर जा रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डाउन ड्राफ्ट प्रकार का, ठीक। दूसरी बात, इस टावर का निर्माण किसके साथ होगा, तो इसका निर्माण NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड का, दोनों का एक कोलैबोरेशन है। दूसरी बात कि इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जो गैर प्राप्ति शहर हैं उनमें वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? प्रण, यानी PRANA, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रण नामक पोर्टल का संबंध किससे है, तो आपका सीधे जवाब हो जाएगा कि वायु प्रदूषण के नियमन से, ठीक है। यहां से भी आपने एक फैक्ट को निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिए, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर नवंबर 2021 में नोएडा में लगाया गया। यदि हम कुछ और स्मॉग टावर की बात करें तो 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। वहीं 23 अगस्त 2021 को स्मॉग टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया, ठीक है। फिर आप ये कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि ये सितंबर 2021 में ये आनंद विहार नई दिल्ली में भारत का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर बना। हाँ, यहाँ पर पहला क्रियाशील शब्द यानी फंक्शनल स्मॉग टावर की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो प्रथम कहा गया। आगे देखिए, अगला दिया है पराग कैलेंडर। अब ये समझिए कि पराग कैलेंडर क्या है और कहाँ के संदर्भ में इसको कहा गया। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पराग कैलेंडर क्या होता है। तो जो पराग कैलेंडर है, ये एक विशेष प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवा या वायुजनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्लियर हो गया कि पराग कैलेंडर क्या करता है। दूसरी बात कि 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको आप PGIMER कहते हैं, और इसने पंजाब विश्वविद्यालय ने, दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर को विकसित किया। और ये भारत में किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास था। तो आपसे यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पराग कैलेंडर किस शहर में एस्टैब्लिश हुआ, तो आपका जवाब होगा चंडीगढ़। दूसरा पूछा जाएगा कि ये किसकी पहल से हुआ, तो आपका जवाब होगा PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन से। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, अभी हमने आपको बता दिया कि पराग कैलेंडर क्या करता है, तो ये हवा या वायुजनित पराग कणों को उनकी समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। अब फिर प्रश्न उठेगा ये पराग कण क्या है, तो जो पराग कण है ये एक नर जैविक संरचना है जिसका निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन अगर ये श्वसन के समय शरीर में अंदर चला जाए तो ये एलर्जी का एक कारण बन जाता है, ठीक है। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगला है प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ये जो प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, ये तमिलनाडु सरकार ने देश में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व 3 सितंबर 2021 को इस्टेब्लिश करने की घोषणा की, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डुगोंग क्या चीज़ है।
ये डुगोंग जो है ये एक स्तनपायी जलीय जीव है जिसे आप समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अब आइए जरा अगले पॉइंट में। ये जो डुगोंग संरक्षण केंद्र है ये आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक, जो कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में है, इसमें ये विस्तारित रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि यदि हम भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो इसके अनुसार जो ये डुगोंग है ये भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक। और दूसरी बात, ये जो डुगोंग है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने अपने रेड लिस्ट में सुभेद्य की कैटेगरी में रखा है। यहाँ से भी सीधा प्रश्न बन सकता है कि जो कि डुगोंग जो एक स्थानीय स्तनपायी जलीय जीव है जिसको आप समुद्री गाय के रूप में जानते हैं, इसको IUCN ने किस श्रेणी में डाला है? तो आपका जवाब होगा सुभेद्य की श्रेणी में। दूसरी बात कि प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 28 मई को मनाया। अगला पॉइंट है कि सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। अब ये मुक्ति कब मिली? 30 अगस्त 2021 को UNEP, जिसको आप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, इसने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। मतलब यह है कि UNEP ने कहा कि अब विश्व के किसी भी देश में सीसा युक्त पेट्रोल यूज में नहीं आ रहा है। और उन्होंने एक बात और बताई कि जुलाई 2021 में अल्जीरिया वो अंतिम देश था जो सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्ति की घोषणा किया। और अगर हम ये देखें कि सीसा युक्त पेट्रोल की शुरुआत कब हुई तो 1922 में, और 1970 तक आते आते पूरे विश्व में सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग होने लगा। और 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अनेक हितधारकों की एक भागीदारी लेकर सीसा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध एक स्वच्छ ईंधन एवं वाहन, जिसको PCFB कहते हैं, इसको प्रारंभ किया था। यानी वही वो कह रहा था कि 20 साल से ये जो अभियान चल रहा था, यानी जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, वो 20 साल तक ये लंबा अभियान चला और 30 अगस्त 2021 को विश्व को UNEP ने सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। क्लियर हो गया होगा। अगला है रमप्पा मंदिर और धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक हुई। कब हुई? 16 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के बीच। और कहां पर यह बैठक हुई? 44वीं बैठक तो चीन के फुजोऊ में हुई। कहां पर हुई? चीन के, हाँ देखिए दिया है, चीन के फुजोऊ में ये 44वीं बैठक संपन्न हुई। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस बैठक में 24 नए स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कितने? 34 नए स्थल विश्व भर में। और इन स्थलों में 29 सांस्कृतिक हैं और 5 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इनको शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व में जो कुल संख्या बढ़कर हो गई है वो कितनी हो गई? 1154 हो गई विश्व धरोहर स्थलों की संख्या। और इन विश्व धरोहर स्थलों में 897 सांस्कृतिक हैं, 218 प्राकृतिक हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इस बैठक में एक और डेवलपमेंट हुआ। क्या? कि ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल को छीन लिया गया। ठीक है। अब ये देखिए, यानी कि इसी 44वीं बैठक में ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से विश्व धरोहर छीन लिया गया। इस प्रकार ये स्थल खोने वाला ये तीसरा स्थल बन गया जिसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो दिया है। और एक बात और याद रखिएगा कि 2004 में इस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अभी हमने कहा कि तीसरा स्थल है जिसने ये दर्जा खोया है, तो इसका मतलब 2 अन्य और स्थल कौन है? तो जर्मनी का ड्रेसडेन स्थल पर एक एल्बी घाटी है, उसने खोया, और दूसरा ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी ने भी विश्व धरोहर स्थल से यह दर्जा छीन लिया गया। ठीक है। इनको भी याद रखिएगा। और खास तौर से जो ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है इसको जरूर याद रखिएगा कि ये ब्रिटेन की है। ठीक है। अगला देखिए, अब बात करते हैं कि विश्व ने जो 44वीं बैठक में भारत के 2 नए स्थल रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और एक सैंधव स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको विश्व धरोहर स्थल में लाया गया। अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल देखिए। रामप्पा मंदिर जो कि विश्व धरोहर स्थल में आया, ये भारत का 39वां है और धौलावीरा 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, क्लियर हो गया। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं और इन 40 विश्व धरोहर स्थल में 32 स्थल सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी का है। ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ महत्वपूर्ण बात जो है कि इस प्रकार भारत सुपर 40 क्लब के देशों में शामिल हो गया। सुपर 40 क्लब का मतलब कि जहां पर कम से कम 40 स्थल यूनेस्को के
प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो जिन देश के, उनको कहा जाता है सुपर 40 क्लब देशों का समूह। अब भारत के अतिरिक्त कौन कौन अब इसमें है, तो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, चीन है। ब्रैकेट में उनके विश्व धरोहर स्थल की संख्या दी गई है, आप उसको देख रहे हैं। मेन मेरा फोकस है कि सुपर 40। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, जरा मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुपर 40 क्लब किससे संबंधित है, तो आप ये कहेंगे कि सुपर 40 क्लब का संबंध विश्व धरोहर सूची वाले ऐसे देश जहां पर 40, कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हो, यानी आप इससे कोरिलेट कर देंगे। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुपर 40 क्लब में शामिल नहीं है। उसी में इन देशों में से इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन, भारत, इनमें से देख के कोई एक ऐसा देश दे देगा जो सुपर 40 क्लब में न हो। तो पहले तो आपको जो देश शामिल हैं उनके नाम याद होने चाहिए, इसलिए अब मैंने आपको ये विस्तार में बता दिया कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए जरा कि रामप्पा मंदिर जो आप तेलंगाना में पढ़ रहे हैं, इसको काकती रुद्रेश्वर भी मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर जो है ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये मुलुगु जिले में, यानी कि तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पालमपेट गांव में स्थित है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो रामप्पा मंदिर है, इसे काकती राजवंश के शिल्प कौशल का ये अद्वितीय उदाहरण है। और इसको बनवाया किसने, तो इसे बनवाया 1213 में काकती शासक गणपति देव के एक सेनापति हैं जिनका नाम है रेचारला रुद्र द्वारा इस रामप्पा मंदिर को निर्माण कराया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे जो प्रमुख मूर्तिकार हैं जिनका नाम क्या था, रमप्पा, इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर भी पड़ गया। ठीक, और चूंकि इस मंदिर में प्रमुख देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, इसलिए इस मंदिर को रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, यानी आपने कौन कौन सा नाम देख लिया, एक तो रामप्पा मंदिर, दूसरा काकती रुद्रेश्वर मंदिर और तीसरा रामलिंगेश्वर मंदिर। ये तीनों मंदिर एक है और चूंकि शिव मंदिर होने के नाते इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात कि मार्को पोलो ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। ये और इस बात को हाईलाइट कर रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। और दूसरा आपने पढ़ा था कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में एक हड़प्पाई कालीन स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, आगे बता रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। यानी भारत का ऐसा पहला स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है वो है धौलावीरा, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पाई स्थल है जो 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। चूंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और भारत का धौलावीरा ये पहला स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। एक बात और याद रखिएगा धौलावीरा के संदर्भ में कि धौलावीरा सैंधव सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। यानी इससे और बड़े कौन कौन से हैं, तो इससे बड़ा हरियाणा का राखीगढ़ी, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारी वाला, ये ऐसे हड़प्पाई कालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। ठीक है, और अगर हम धौलावीरा की खोज की बात करें तो 1967 से 68 में जगपति जोशी द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। और ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ के महारण में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। यह पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा धौलावीरा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा। और अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंडरस्टूड करते हैं तब तो आप सीधे आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। अगला कि गुजरात के और अन्य स्थल कौन है जो विश्व धरोहर सूची में है, तो वो है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क और तीसरा है रानी का वाव। ये रानी का वाव बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए गुजरात के ये तीनों स्थल आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इस 44वीं बैठक में देखें तो इसमें रोमानिया में रोसिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। और वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में कुल 52 स्थल शामिल है। ठीक है, अगला देखिए, 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता दी गई। ठीक है, पहली बात तो CATS क्या है, CA का मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड और TS का मतलब होता है टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और याद रखिएगा कि जुलाई 2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बाघ संरक्षण के प्रयास के लिए भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को CATS की मान्यता प्रदान की गई। अब ये CATS की मान्यता प्रदान होने से क्या होगा, तो इससे के द्वारा बाघ के प्रबंधन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है ये। ठीक है, कि किस स्टैंडर्ड का उसका प्रबंधन होना चाहिए बाघों का।
अब आइए जरा देख लें कि वो कौन से 14 हैं। तो मानस, काजीरंगा और ओरंग, ये 3 जो बाघ अभयारण्य हैं ये असम के हैं। वहीं सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, ये तीनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। पेंच अभयारण्य, बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र का। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार का। दुधवा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल। परम्बिकुलम बाघ अभयारण्य केरल में। मुदुमलाई और अन्नामलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में। और बांदीपुर बाघ अभयारण्य कर्नाटक में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, इन 14 बाघ अभयारण्यों से पूर्व भारत के 3 और स्थल हैं जिनको CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उनको भी देख लीजिए। एक उत्तराखंड का लैंसडाउन वन प्रभाग है, दूसरा भी उत्तराखंड का रामनगर वन प्रभाग है, और तीसरा तीसरा 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान और सिखोते अलीन राष्ट्रीय उद्यान रूस का जो है उसको भी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। तो याद रखिए, अगर ये पूछ ले कि चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा नेपाल में, और सिखोते अलीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपका जवाब होगा रूस में, और इन दोनों को CATS की मान्यता मिल गई। अगर हम ये देखें कि 13 टाइगर रेंज वाले देश कौन है, ठीक है, तो आपको सीधा ये लिस्ट दिखाई दे रही है। ये जो 13 देश हैं ये 13 टाइगर रेंज के देश माने जाते हैं। ठीक है, जिसका आप नाम देख रहे हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर CATS का विस्तृत बात दिया है, तो ये हमने इतनी बात तो आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बता दी। दूसरी बात याद रखिएगा कि WWF, ठीक है, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ने बाघ और संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया था। किसको? CATS को। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये योजना 13 टाइगर रेंजों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन को प्रभावी बनाने और उसमें सुधार के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। और दूसरी बात कि इसे 2013 में लॉन्च किया गया और इसके लिए 7 स्तंभों और 17 तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो CATS वर्ष 2022 में जंगली बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए वैश्विक लक्ष्य T/X का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वैश्विक लक्ष्य T/2 का क्या काम है तो आपका जवाब होगा, यानी इसका क्या योगदान है तो आपका जवाब होगा जंगली बाघों की संख्या को दुगना करना T/X का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वैश्विक उद्देश्य है। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों जो कि बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल और रूस द्वारा CATS योजना को अंगीकृत यानी इसको क्रियान्वित किया गया है। यानी जो 13 टाइगर रीजन देश हैं उसमें 7 ही CATS को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, अगला है देश का 51वां बाघ अभयारण्य। ये 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु की सरकार ने राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी। अब ये जो 51वां बाघ अभयारण्य है देश का, और तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य का जो 5वां बाघ अभयारण्य है, ठीक है, यानी देश का 51वां और तमिलनाडु का 5वां बाघ अभयारण्य है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई। ये जो श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई बाघ अभयारण्य है, ये बाघ अभयारण्य सफेद विशाल गिलहरी वन अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों अभयारण्य, जिसका नाम क्या है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सफेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को मिलाकर इस बाघ अभयारण्य का सृजन हुआ। किसका? श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई का। किसको किसको मिलाया गया? फिर रिपीट कर रहा हूँ, सफेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य जिसका नाम क्या है श्री विल्लुपुथूर, और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को मिलाकर श्री विल्लुपुथूर बाघ अभयारण्य को एस्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया था। ये भारत का 50वां बाघ अभयारण्य था। यानी एक कई बार एक पिछला पूछ देता है, तो यानी भारत का 50वां बाघ अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश का कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और भारत का 51वां बाघ अभयारण्य, तो आपका जवाब होगा श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई बाघ अभयारण्य, ये 51वां है। अब आइए जरा कुछ और फैक्ट देखते हैं। अगर हम तमिलनाडु में स्थित बाघ अभयारण्य की बात करें तो जरा इन पर नजर डाल लें। क्रम संख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 51वां याद रखिएगा और 50वां तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तमिलनाडु में एक बाघ अभयारण्य है जिसका नाम है कलक्कड़ मुंडन थुरई। ये जो कलक्कड़ मुंडन थुरई बाघ अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। दूसरा बाघ अभयारण्य है अन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु में 2007 में। और अगर हम बात करें
मुदुमलाई की, तो ये भी बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में 2007 में, यानी 2007 में 3 बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में स्टैब्लिश हुए थे। और अगर हम बात करें सत्यमंगलम की, तो ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ। और अगला है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, बाघ अभयारण्य के संदर्भ में। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों का ये पूरा पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद दिला दूं, देखिए तुरंत रिकॉल आ गई ये बात, ये जो सत्यमंगलम आप देख रहे हैं तमिलनाडु का बाघ अभयारण्य, इसको अभी आपने पढ़ा है कि इसको एक अवार्ड मिला है। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? इसको TX2 अवार्ड मिला है, अभी आपने पढ़ा है ये चीज़। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला इस प्रकार आपका ये पर्यावरण से संबंधित जो है इसमें डेटा कंप्लीट होता है। कुछ और फैक्ट हैं 2-3, इसको भी देख लीजिए कि अगर नवीन बाघ गणना के अनुसार देखें तो 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 2967 है। वहीं भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 है, और सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या कितनी है? 6। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस प्रतिष्ठित पत्रिका के पर्यावरण वाले सेक्शन को बिल्कुल विस्तार में इजीली करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। आप सभी का